जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है और इसमें हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये नया प्रोजेक्ट क्या है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये था कि आप लोगों को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक तो अवेयरनेस दी जाए और दूसरा जो लोग इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें वो कुछ बुनियादी बेनिफिट्स भी हासिल कर सकें। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आपको जैसे पता है कि पहले हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कॉफ़ी का, उसके हवाले से हम काम कर रहे हैं और ये दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर प्रोजेक्ट है जिसमें टर्की के अंदर प्रॉपर्टी और आज़रबैजान के अंदर प्रॉपर्टी, इन दोनों कंट्रीज में जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट होगी ओनली इस ट्रस्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट मैनेज की जाएगी। इसमें स्पेसिफिकली हम किन एरियाज को फोकस करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल। कि इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जितने भी जो लोग हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मिडल ईस्ट से या फिर कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह से, जो भी जिन लोगों ने हमारे साथ पिछले 2 साल में राब्ता किया टर्की में प्रॉपर्टी के हवाले से, तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स आए कि जो रिक्वायरमेंट है उनकी उस हिसाब से घर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर जो सूटेबल प्रॉपर्टीज उस वक्त नहीं मिलती जब कोई क्लाइंट जो है वो सपोज करें कि टर्की पहुंचता है और पहले ही हफ्ते में उसको एक अच्छी उसकी पसंद की प्रॉपर्टी मिल जाए। क्योंकि प्रॉपर्टी जो है नए प्रोजेक्ट के अंदर खरीदना तो बहुत आसान होता है, वहां पर आप 60,000 $70,000 देते हैं या $1,00,000 आप घर खरीद लेते हैं। लेकिन जो यूज्ड प्रॉपर्टी है या ओल्ड प्रॉपर्टी है, जो 5 साल 8 साल पुरानी प्रॉपर्टी होती है, ये सस्ती प्रॉपर्टी होती है और ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं जो 1+1 अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या 2+1 अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3+1 अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, पुराना और सस्ता, मतलब $20,000 का, $30,000 का या $40,000 का। तो उनको इस तरह की प्रॉपर्टीज चाहिए होती है बहुत से लोगों को। और पिछले काफी अरसे से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा जॉइंट वेंचर किया जाए जिसमें एक टीम ऑफ इन्वेस्टर्स हो, यानी कि मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स जो हैं जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेक्टर में काम कर रहे हैं या जिनके पास इतना कैपिटल है कि वो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपीरियंस है, और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हों जिनका प्रॉपर्टी का भी एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो टीम ऑफ इन्वेस्टर्स हो ये मिलके इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें कि जैसे मसलन आपको कोई चीप प्रॉपर्टी जिसे हम अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी कहते हैं वो अवेलेबल हो तो ये लोग उसको खरीद लें और जब इसका मुनासिब क्लाइंट मिले तो ये उसको सेल कर दें। इसी तरह से अपार्टमेंट्स जो है वो खरीदे जा सकते हैं, घर खरीदे जा सकते हैं, शॉप्स खरीदी जा सकती हैं, ऑफिस खरीदे जा सकते हैं। ज्यादातर आप कह लें कि जो अपार्टमेंट्स हैं 80%, 80 to 90% जो फोकस है वो अपार्टमेंट्स के अंदर है और छोटे अपार्टमेंट्स पर है, 1+1 और 2+1 इनके ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जो है स्मॉल फैमिलीज हैं और वो इसी तरह के अपार्टमेंट्स ही खरीदती हैं। तो इसमें ये होता है कि आप एक टीम ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो अपना कैपिटल इकट्ठा करते हैं और जब कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अपार्टमेंट खरीद लेते हैं और एक वक्त के बाद उस अपार्टमेंट को जब अच्छा रेट मिल रहा होता है तो उसको सेल कर दिया जाता है। और उस दौरान जब तक सपोज करें कि 1 साल 2 साल सपोज कर लें कि अगर उसको होल्ड करना चाहते हैं तो उस दौरान उस अपार्टमेंट को रेंट आउट कर दिया जाता है, जो रेंट की शक्ल में आपको किराया मिल रहा होता है और आपका जो मुनाफा जो है वो मिल रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो ओवरऑल फंक्शनिंग के हवाले से ये जो आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का हमने ये प्रोजेक्ट पेश किया, इसका मेन मकसद था, इस पे काम तो काफ़ी अरसे से चल रहा था। मेन इसका पर्पस ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है,
चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड है, तो वो लोग जो है इस जो इन्वेस्टर ग्रुप है इसका हिस्सा बन जाएंगे। और इसमें हमारे पास जो बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे आज़रबाईजान में हमारे पास तकरीबन 80 टू 70 प्रॉपर्टी डीलर्स हैं हमारे पास, यानी 70-80 के अराउंड, जो ऑलरेडी डिफरेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। जब हमें कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए होती है तो उनसे हम राब्ता करते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफिस या शॉप्स चाहिए होती हैं तो वो हमें फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से टर्की में इस्तांबुल के अंदर तकरीबन 100 के करीब हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर हैं और रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो मुख्तलिफ एरियाज में हमारे लिए प्रॉपर्टी सर्च करते हैं और अपना कमीशन लेकर वो प्रॉपर्टी हमें देते हैं। क्योंकि हम आज़रबाईजान और टर्की में पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें मुख्तलिफ एरियाज में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं उनका आइडिया होता है। और इसके अलावा जो आज़रबाईजान और टर्की की जो लैंग्वेज है, टर्किश लैंग्वेज, ये हमें आती है और हमारा जो कॉन्टेक्ट्स है लोकल लोगों के साथ है, लोकल लोगों के साथ हम निगोशिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी की लोकल साइट्स हैं उसमें जो प्रॉपर्टी ऑनर देते हैं, मसलन एक होता है रियल एस्टेट एजेंट दे रहा होता है, वो ऑलमोस्ट हमेशा से ट्रैपिंग करता है, लेकिन जो ऑनर खुद एडवर्टाइज करता है वो काफी हद तक रियल प्राइसेस होती हैं। तो उसमें फिर हमें पता चल जाता है कि ऑनर की तरफ से लिस्टिंग हुई है और वो ज्यादातर वो प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उसके साथ साथ फिर एरियाज में जो है आप ये देखते हैं कि आप सिटी के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके जरिए, लोकल एजेंट्स के जरिए आपको अच्छी ऑफर्स जो है मिल जाती हैं। जब आपको प्रॉपर्टी का या घर के रेट का पता होता है तो आप फिर समझते हैं, सपोज करें घर का जो है इस एरिया में 1+1 का रेट जो है वो तकरीबन सपोज कर ले 30,000 है, लेकिन अगर हमें 24,000 में या 25,000 में मिल रहा है तो हम उसका एक तो स्क्वायर मीटर चेक करते हैं, उसके अलावा उसकी लोकेशन चेक की जाती है, उसके अलावा उसकी कंडीशन चेक की जाती है, यानी कि साइज, लोकेशन और कंडीशन, और उसके बाद फिर पेपर वर्क चेक किया जाता है। जब ये सारी चीजें हमें सेटिस्फाइड करती हैं और हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी $30,000 की लेकिन हमें मुनासिब कीमत में मिल रही है, तो फिर हम उसको खरीद लेते हैं। अब इसमें यह है कि आफ्टर सम टाइम जब हमें कोई सूटेबल क्लाइंट मिल जाता है तो हम ये प्रॉपर्टी उसे सेल कर देते हैं। तो उतना अरसा जब तक क्लाइंट नहीं मिलता वो प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी जाती है। तो इसको कहा जाता है रेंटल प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट। ये 8 या 10 या 20 प्रॉपर्टी जितनी भी हों उन प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाता है, उनको रेंट आउट किया जाता है और फिर आगे उसके सारे मामला को लुक आफ्टर किया जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस तरह से फंक्शनिंग करता है ये बात समझने की जरूरत है। अब देखें कि एक है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, इसके पास एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। और दूसरी तरफ सपोज कर लें कि ये आपके सामने 4 या 5 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, ऑफिस हैं। आप ये प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं और आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो बजट नहीं है, आपके पास टीम मौजूद है लेकिन इतना बड़ा बजट नहीं है, तो आप फिर क्या करते हैं कि एक टीम ऑफ इन्वेस्टर्स जो है उनसे आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी टीम जो है वो इसको मैनेज करती है। वो आप इसके लिए सारा सिस्टम, यानी उसने असेसमेंट करना होती है, लीगल असेसमेंट करनी है उसकी, उसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से असेसमेंट करनी है, साइज, एरिया, लोकेशन, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। उसमें प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, उसमें लॉयर्स होते हैं, उसमें कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, तो ये सारी टीम होती है। अब ये टीम जो है ये उसका लीगल वर्क देखती है और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, जबकि जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये फिर ट्रस्ट जो होता है ये दोनों टीमों को
इकट्ठा करके उन प्रॉपर्टीज को खरीदता है। खरीदने के बाद जो प्रॉपर्टीज रेंट आउट की जाती है उनके रेंट्स को मैनेज करता है, और जो प्रॉपर्टीज आगे रीसेल कर दी जाती हैं उनकी जो मुनाफा होता है और असल रकम होती है उनको दोबारा री इन्वेस्ट करने के हवाले से प्लानिंग करता है। तो ये सारा काम इसके अंदर होता है कि एक तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हवाले से आप ये कह लें कि प्रोफेशनल टीम है, और दूसरा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है। ये दोनों चीजें मिलकर जो है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाता है। इसमें एक इन्वेस्टमेंट फंड बन जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए, मसलन 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। इस दौरान अगर कुछ प्रॉपर्टीज उसने खरीदी ट्रस्ट ने और वो सेल हो जाती है तो वो मुनाफे के साथ जो है असल रकम दोबारा री इन्वेस्ट कर दी जाती है। और हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो टोटल कैश है उसका 70 to 80% जो है प्रॉपर्टीज को खरीदने में या मैनेज करने में ही इस्तेमाल हो, और 20% कैश रखा जाता है कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको भी अवेल किया जा सके। इसके साथ साथ जो इसके लीगल इश्यूज हैं या जो लीगल मामलात होते हैं उसको भी लुक आफ्टर किया जाता है, जैसे टैक्स रिलेटेड आ जाते हैं या डॉक्यूमेंट रिलेटेड आ जाते हैं, और उसके साथ साथ इन्वेस्टर रिलेटेड जो आ जाते हैं। तो इसमें जो है ये हमने ये सोचा कि इस तरह से एक इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें ये ऑलरेडी पूरी दुनिया में प्रैक्टिस है, ये अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, लेकिन वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर यानी कि अरबों डॉलर जो है वो इसमें इन्वेस्ट होते हैं, और ये जो है रियल एस्टेट ट्रस्ट जो होते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो मैंने इसका नाम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसीलिए रखा, वैसे मैं एक इन्वेस्टर का ग्रुप भी कह सकता था, ताकि आपको आइडिया हो कि रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो किन किन सेक्टर्स में हो सकती है और वो कैसे हो सकती है, और इसके हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह, और जो वीडियोस की शक्ल में और इसके साथ साथ जो है वो आपको पीडीएफ की शक्ल में भी दी जाएगी। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान हो या टर्की हो या अजरबैजान हो, कोई भी मुल्क हो, उसमें जितने जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जो बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वो ज्यादातर जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं उनकी ऑनरशिप में होते हैं, इंटरनेशनल जो है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ होता है। इसके साथ जो है लार्ज अपार्टमेंट्स जो होते हैं, यानी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के अंदर जो लार्ज अपार्टमेंट्स हैं, मसलन 2000-3000 अपार्टमेंट्स हैं, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये बनाते हैं। और इसके साथ साथ ऑफिस बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाती है और बाद में उन ऑफिस को रेंट आउट किया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं और उनको जो है वो चलाया जाता है। तो ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो चलाते हैं, यानी जैसे मैंने बताया शॉपिंग मॉल्स हैं, लार्ज अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, और इसके साथ साथ शॉपिंग प्लाजे वगैरह और हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है इसके पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखती है। ये नहीं होता कि हर महीने इसमें कुछ ना कुछ आपको मिले, इसमें एनुअल बेसिस पर जो मुनाफा होता है वो शेयर किया जाता है। तो क्योंकि हम इसको अभी शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि पहले 2 से 3 साल जो है जो भी इसमें मुनाफा हो वो इसी में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मसलन हर बंदे से $5000 या $10,000 तो हम कर नहीं रहे, सिर्फ $1000 से स्टार्ट ले रहे हैं, ताकि इसमें सपोज करें हमारा टारगेट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कम से कम हमारे पास से 100 बंदा जो है वो शेयर होल्डर आ जाए इसमें, तो उसमें हम जो है मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100, तो उसमें फिर ये होगा कि 1000 भी अगर एक बंदा इन्वेस्ट करता है तो हमारे पास एक फंड जो है वो हैंडसम फंड होगा जिसे हम 2 या 3 प्रॉपर्टीज जो है वो परचेज कर सकते हैं और उनको बाद में सेल किया जा सकता है। डेफिनेटली ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी या इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन इस पूरे एक प्रोजेक्ट को करने से जब एक दफा हम करेंगे, मसलन हमने साल में 3 या 4 प्रॉपर्टीज खरीदी और बाद में उनको सेल किया अच्छे मुनाफे के साथ, तो इससे हमें इस पूरी प्रैक्टिस को करने से हमें अंदाजा होगा कि ये किस तरह से फंक्शन करता है।
और इसमें जैसे मैंने बताया कि हमारा लोकल एक्सपीरियंस और हमारी लोकल टीम जो अजरबैजान के अंदर और टर्की के अंदर है, इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरा ये कि हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स मौजूद हैं जो प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं टर्की के अंदर और अजरबैजान में भी, ऐसे जो पाकिस्तान से इंडिया से माइग्रेट करना चाहते हैं या मिडिल ईस्ट से माइग्रेट करना चाहते हैं फैमिली के साथ, और वो प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं। तो हम ये जो प्रॉपर्टीज खरीदेंगे हम उनको भी सेल कर सकते हैं। अब इसमें इनिशियली जो है टारगेट ये है कि कम से कम 2 से 5 साल तक ये आपस में मशवरे के साथ हम फाइनल कर सकते हैं कि मिनिमम 2 साल जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट किया जाए और उसके बाद हर साल प्रॉफिट शेयर किया जाए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ। एनुअल ग्रोथ रेट जो प्रॉपर्टी का है, यानी कि अच्छा जो ग्रोथ रेट इस वक्त अजरबैजान और टर्की में आ रहा है, ये 15 से 20% सालाना जो आता है। इसका मतलब है जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की होगी वो कम से कम 4 से 5 साल में वो 100% रिकवर होगी। तो 15 से 20% जो है इसका मुनाफे की रेशो है इसके अंदर, जो कांस्टेंट है। लेकिन इसमें सम टाइम ज्यादा भी हो सकता है और सम टाइम इसमें कमी भी हो सकती है, क्योंकि ये बिजनेस है। और इस हवाले से जो रियलिटी आप सबको पता है, री इन्वेस्टमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे आपका जो कैपिटल होगा मुनाफे के साथ जब दोबारा री इन्वेस्ट होगा तो वो कैपिटल बिल्ड अप होगा, और जितना हमारा कैपिटल बढ़ता जाएगा उतनी हमारी कैपेसिटी जो होगी इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ती जाएगी, और हम बाद में ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं इसी कैपिटल के साथ। इसमें यह है कि जो लोग इसके मेंबर्स होंगे रियल एस्टेट ट्रस्ट के, वो अगर अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उनसे जो 3% डीलर कमीशन होता है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, और उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही प्रॉपर्टी दी जाएगी असेसमेंट करके। उनका फायदा ये होगा कि जैसे मार्केट में धोखा या फ्रॉड होता है लोगों के साथ, वो उनके साथ नहीं होगा। और एक फायदा ये, और दूसरा फायदा ये कि उनको 3% जो डीलर कमीशन है वो नहीं देना पड़ेगा। और सपोज करें कि अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो $3000 जो है वो यही बन जाता है जो 3% कमीशन है। तो इस हिसाब से जो है वो एवरेज जो घर है 40-50 हज़ार डॉलर का होता है। इसके साथ ये आ गया कि हम आपस में मशवरा कर सकते हैं, 2 साल के बाद हर साल जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। मेरे जहन में जो आइडियल सूरत हाल है, मैं ये कहता हूँ कि पहले 2 से 3 साल जो है मुनाफा शेयर ना किया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है और ये लॉन्ग टर्म जो है। 3 साल के बाद जो है हर साल जो भी मुनाफा हो वो शेयर किया जाए, और ये 3 साल का हर साल ऑडिट होगा। असल में ऑडिट तो हर प्रोजेक्ट का होगा और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होगा। इसके साथ साथ ये भी है कि एक एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाएगी, जो भी जितने भी ये जो आर्म रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर होल्डर्स होंगे, सपोज करें एक एलएलसी कंपनी में 50 शेयर होल्डर जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो एक एलएलसी कंपनी में जब 50 शेयर होल्डर हैं तो ये 50 शेयर होल्डर बाद में अपना एक डायरेक्टर चूज कर सकते हैं और एक मैनेजर जो कंपनी मैनेजर होता है। तो इस तरह से इनको एक लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। तो हम इसका आने वाले वक्त में ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप फाइनल होगा हम मिल के एक एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, और उसमें ये जितने भी इन्वेस्टर्स हों ये सारे शेयर होल्डर बन जाएं उस कंपनी के अंदर, ताकि ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये फिर आगे हम एक कंपनी का मैनेजर फाइनल कर लें। और इस तरह से लीगल प्रोटेक्शन, जो लोग कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट की लीगल प्रोटेक्शन क्या होगी, ये उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और वो फॉर लाइफ जो है, यानी जब तक जिंदगी है वो इस कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, और वो जो कंपनी है ये जितना प्रोग्रेस करती है वो उनको उसका हिस्सा इसी तरह से मिलता जाएगा। ये जो है लीगल फॉर्मेलिटी, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे अहम बात कि ये प्रोजेक्ट हम शुरू में सिर्फ टर्की और आज़रबाईजान, यानी कि टर्की और आज़रबाईजान में इन 2 कंट्रीज में शुरू करेंगे। बाद में हम जो है अगर फिजिबल समझते हैं, कुछ समझ आती है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ एरियाज में हो सकता है, यानी कि उस हवाले से आपस में मशवरा किया जा सकता है। लेकिन जो मेन पर्पज है इसका
टर्की और आज़रबाईजान के अंदर ही है। इसके साथ साथ ये कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें रेजिडेंशियल में अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, हाउसेज आ जाते हैं, कमर्शियल में शॉप्स और ऑफिसेज आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो है आप ये देखें कि इसमें जो लैंड है, लैंड के प्लॉट्स खरीदना और उनको होल्ड करना, और इसके साथ साथ रेंटल प्रॉपर्टीज जो होती हैं जैसे टूरिस्ट रिजॉर्ट आ जाते हैं या छोटे घर बनाकर जो है टूरिज्म पर्पस के लिए हॉलीडे रेंटल्स के तौर पर दिए जाते हैं, ये जो ट्रस्ट है ये काम भी करेगा। इसमें हमारे पास जो है प्रॉपर्टी डीलर और लॉयर्स और टैक्स कंसल्टेंट, ये जो हमारी टीम में शामिल हैं। ऑलरेडी ऑलरेडी हम इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनमें प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, लॉयर्स हैं और टैक्स कंसल्टेंट हैं। अब इसमें जो है ये शुरू में 5 से 6 जो है डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी जो हम इसके जरिए करेंगे। नंबर 1 तो ये होगी कि जो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टीज हैं वो, ये जो भी फंड बनेगा हमारा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इस फंड से हम 1+1 या 2+1 जो सस्ते घर हमें मिल रहे होंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आया करेगी उसको हम असेस करने के बाद उसको हम खरीदा करेंगे और बाद में उसको सेल किया करेंगे। ये नंबर 1 इसकी एक्टिविटी होगी। नंबर 2 होगी कि जो खाली घर हैं, जैसे टर्की और आज़रबाईजान में ये ट्रेंड है कि यहाँ पर जो घर हैं ये फर्निश किराए पे दिए जाते हैं, और बहुत से लोग जो होते हैं वो घर, उनके पास इतनी पैसा नहीं होता कि वो घर को रेनोवेट करें और रेनोवेट करने के बाद फर्निश करें और फिर किराए पे दें, तो वो बगैर रेनोवेट किए सस्ता किराए पे दे रहे होते हैं। सपोज करें कि $100 में किराए पे दे रहे हैं 2 कमरों वाला घर, तो उसको 5 साल या 10 साल के लिए लीज एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया जाता है और उसको रेनोवेट किया जाता है। रेनोवेट करने के बाद उसको फर्निश किया जाता है और फर्निश करने के बाद उसको $300 या $400 किराए पे दे दिया जाता है। अब आप किराएदार से $400 लेते हैं और $100 जो है मालिक को देते हैं और $300 आपकी जेब में यानी आपकी कंपनी को बचत होती है। तो इस तरह से ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है रेंटल प्रॉपर्टीज पर, ये की जाएगी। ये दूसरी एक्टिविटी होगी। इसमें तीसरी एक्टिविटी क्या होगी कि हम जो है छोटे घर यानी 5 मरले के 3 मरले के घर बनाकर उनको आगे जो है वो लीज पे दिया जाएगा या उनको आगे इसी तरह से सेल आउट किया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो वो कंपनी के साथ और बैंक के साथ हम मिल के जो है उसको इंस्टॉलमेंट्स पर सेल कर सकते हैं, छोटे घर 3 मरले के 5 मरले के बनाकर। चौथी जो इसकी एक्टिविटी हो सकती है कि वो जो लैंड है उसके प्लॉट, मतलब 5 मरले 10 मरले 1 कनाल के प्लॉट खरीद कर उनको होल्ड किया जाए 6 महीने, साल, 2 साल, और उसके बाद उसको सेल आउट कर दिया जाए या उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके घर सेल कर दिया जाए। ये दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। पांचवा जो है इसमें एक्टिविटी आ सकती है कि टूरिज्म रिजॉर्ट्स जो है टूरिस्ट एरिया के अंदर जमीन खरीद कर वहां पर अपना टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया जाए और उस रिजॉर्ट को फिर आगे रेंट आउट किया जाए। तो इस तरह से ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। हमारे ये जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट होगी इसके हवाले से वहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टी से हमें इनकम आ रही होगी और हमारी टीम इसको मैनेज कर रही होगी। उसके साथ साथ जो है छोटे घर बना के 2 कमरों वाला 1 कमरों वाला, ये इस तरह के घर बना के टूरिस्ट एरिया में जो है फैमिलीज को रेंट आउट किए जाते हैं। ये इस तरह के घर बनाकर भी हम रेंट आउट कर सकते हैं जिनको हॉलीडे रेंटल्स कहा जाता है। तो ये 5 से 6 जो है डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंडर होंगी। पहला तो ये कि सस्ती और अंडर वैल्यूज प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना या अपार्टमेंट, और उसको सेल कर देना बाद में क्लाइंट्स मिलने पर। लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज जो है उनको लेकर रेनोवेट करने के बाद, फर्निश करने के बाद रेंट आउट करना दूसरी एक्टिविटी। छोटे घर बनाकर उनको बाद में जो है सेल कर देना इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, ये तीसरी एक्टिविटी। प्लॉट खरीद कर होल्ड करके कुछ अरसे के बाद सेल कर देना, चौथी एक्टिविटी। और पांचवी टूरिज्म रिजॉर्ट्स बनाना अपने, जो है इसकी मलकियत होगी, जो हमारी कंपनी होगी इसी की, और उनको बाद में यूज करना फॉर लाइफ। उसके साथ साथ हॉलीडे रेंटल्स यानी 2 कमरों वाले
1 कमरों वाले या फिर 3 से 4 कमरों वाले घर बनाकर वो भी प्रॉपर्टी जो है कंपनी की होगी और उसको बाद में हॉलीडे रेंटल्स के तौर पर किराए पे देना। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो हम फंड बनाएंगे सारे इन्वेस्टर्स मिलके, इसके अंडर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें यही है कि देखें मेरा फायदा क्या है। मुझे अगर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है या थोड़ा ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जिन लोगों के जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी मुझे सिखा सकते हैं और हम मिलके एक टीम बन के काम कर सकते हैं। और सपोज करें कि इन 2 सालों के अंदर मैंने डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज खरीदी अपने लिए क्योंकि सस्ती मिल रही थी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से आप लोग भी इससे फायदा उठाएं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 2 साल पुराना है, लेकिन कोरोना की वजह से हम फिर इसके ऊपर आगे काम नहीं कर सके। अब मैंने समझा सूटेबल टाइम है, अब हम स्टेप आउट करके इसको जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने के लिए इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट पे, इसमें हमने शुरू में ये रखा कि सिर्फ $1,000 से हम शुरू कर रहे हैं पर इन्वेस्टर। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे साथ वही लोग हैं जो लॉन्ग टर्म, एक तो ये कि लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, दूसरी बात ये है कि उनका पोटेंशियल $5,000 $10,000 भी इन्वेस्ट कर सकें अगर जैसे जैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है और वर्किंग जो है टुगेदर और समझते हैं एक दूसरे को, वैसे वैसे फिर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो बढ़ाया जा सके। क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा होगा उतने हम ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकेंगे और उतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए ज़रूरत है एक तो बिजनेस माइंडेड लोग हों, इन्वेस्टर माइंडेड लोग हों, उनके पास सफिशेंट बजट मौजूद हो, अपनी एक्स्ट्रा ज़रूरियात के बाद जो होता है एक्स्ट्रा बजट मौजूद हो, और उसके बाद वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हो। और सबसे अहम बात कि ये ना हो कि मतलब हर बंदा बहुत जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश लेकर आए और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आए। जैसे मैंने बताया कि इसमें एक्सपेक्टेड है, अगर हम इसको वाइजली करते हैं तो कभी अच्छा मार्जिन मिल सकता है, 40% प्रॉफिट हो सकता है, 50% हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% से ज़्यादा प्रॉफिट जो है मेरे ख्याल में अगर हम लेते भी हैं तो ये ज्यादती होगी उन क्लाइंट्स के साथ जिन्हें हम सेल कर रहे हैं। तो 15-20% जो प्रॉफिट है ये एनुअल जो है इसके ऊपर चलता है, लेकिन ये रिस्क जो है मिनिमम होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। तो दुनिया में ये 3 इस तरह की जो एसेट्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। एक तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट है, दूसरा जो है सबसे अहम प्रॉपर्टी होता है और तीसरा गोल्ड होता है। इन तीनों जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट, गोल्ड और प्रॉपर्टी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी डूब नहीं सकती। एक ही शर्त है कि आपने समझ कर, सीख कर और बिल्कुल जब राइट टाइम हो तब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आज ये जो हमारा टॉपिक था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इसमें किस तरह से फंक्शन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि हम एक कंपनी बनाकर उसमें सारे शेयर होल्डर जितने भी पार्टनर्स होंगे वो आ जाएंगे और इस तरह हम इसमें मिल के काम कर सकते हैं। ये हम सब का एक जॉइंट फंड होगा और जिसमें हम मिल के बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे लिख सकते हैं कि मैं आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, अपना नाम बताएं, अपनी एज बताएं और अपना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है बिजनेस के हवाले से वो बताएं, तो मुझे आसानी होती है और जब मेरे पास टाइम होता है मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ पर्सनल, क्योंकि मैं खुद जवाब देता हूँ इसलिए सम टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। मैंने कोई एडिशनल स्टाफ नहीं रखा हुआ कि आप लोगों को वो स्टाफ जवाब दे, मैं सबको खुद ही डील करता हूँ ताकि जो इन्फॉर्मेशन है टू दी पॉइंट आप तक पहुँचे। सम टाइम रिप्लाई लेट होता है, आप फर्ज करें कि 500 या 1,000 मैसेज आपको आए हों मुख्तलिफ लोगों के पूरी दुनिया से,
तो उनको फिर जवाब देने के लिए भी टाइम चाहिए और उतनी एफर्ट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सब्र की और पेशेंस की उम्मीद रखता हूँ और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और मुझे भी सेहत दे। और आज एक अफसोसनाक खबर सुनी थी, तारक इस्माइल सागर साहब वफात पा गए हैं कज़ाए इलाही से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका जो है दिली तौर पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पाकिस्तान के बहुत बड़े जो है वो जर्नलिस्ट थे और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बनाए और अल्लाह ताला जो है उनको जवार रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन जो हैं उनको सब्र की जो है वो हिम्मत और तौफीक दे। सब उनके लिए दुआ करें। देखिए, हम सब ने एक दिन चले जाना है और अगर हम अच्छा करेंगे तो लोग हमें अच्छे काम की वजह से, मेरी आज तक कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन मैं उनकी वीडियोस अक्सर देखता था और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला और उनकी कुछ मैंने किताबें भी पढ़ी। बुक्स रीडिंग मुझे वैसे अच्छा लगता है। तो वो बहुत अच्छे राइटर थे और जो पाकिस्तान का एक सरमाया थे। तो मैं भी इसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ इन्हीं लोगों से सीख के कि जो अपना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर किया जाए, क्योंकि रहना तो किसी ने भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हम सब ने चले जाना है। अगर मिलके टीम वर्क करके एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।